और भाइयों, क्या हाल? पढ़ाई लिखाई जारी है आप लोगों की? तो आज फिर जो है यहाँ पे हम लोग सवाल करते हैं। यूरोडोव का सवाल है, न्यूटन्स लॉ को कंटिन्यू करते हैं। वीडियोस अभी एक दो दिन लेट के आ रहा है। अभी कुछ दिन में फिर डेली आने लगेगा, तो उसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, आपके सामने पहला सवाल जो है, इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर 1.18। फिगर आपको सामने दिखा दूंगा। द बॉल ऑफ mass of the ball 1 is 1.8 times as great than the mass of the rod। ठीक है, तो देखो, अगर बॉल का मास बड़ा है और रॉड का मास जो है छोटा है, तो हम मान लेते हैं कि बॉल जो है किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है। बॉल नीचे जा रहा है, या तो रॉड क्या होगा, ऊपर आएगा, है कि नहीं? या रॉड नीचे जाएगा तो बॉल ऊपर आएगा। तो तुम कोई सा भी एक डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मान लो और इसको फिर सॉल्व करो, है कि नहीं? तो इस तरीके से प्रोसीड करेंगे। और फिर हमें कंस्टेंट भी देखना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड कितना होगा, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल कितना होगा, है कि नहीं? तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आंसर आ जाएगा, नहीं रखेंगे आंसर नहीं आएगा। सिंपल सी बात है। अरे है कि नहीं? तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, समझ लेना है चीज़ों को, और दिमाग को रिलैक्स करके पढ़ना चाहिए। जब भी आप पढ़िए, दिमाग को रिलैक्स करो। कोई प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं। ये सारी चीज़ें आपके जो है फिज़िकल वर्ल्ड से आए हैं, आपके चारों तरफ की जो दुनिया है उससे निकाल के, समझ के ये बनाई गई हैं। फिज़िक्स यही चीज़ है, ठीक है? तो इन सब चीज़ों को आप जो है प्रैक्टिकल रह के ही समझ सकते हो। तो यहाँ पे देखो, हमने क्या मान लिया, यहाँ पे रॉड इस तरीके से मास वास सब डिनोट कर देते हैं। तो मास वास सारा डिनोट कर दिया। ईटा एम यहाँ पे आपका मास आ गया ऊपर से। और भी देख लो, यहाँ पे जो दूसरा वाला थ्रेड है, जो थ्रेड रॉड से कनेक्टेड है, वो एक वॉल से कनेक्टेड है। तो वॉल को अच्छे से बना लेते हैं। यहाँ पे वॉल को अच्छे से बना लिया। ये देखिए, वॉल को बना लिया, ठीक है? तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल है ये। अगर तुम सॉल्व नहीं कर रहे हो तो मेरे सॉल्यूशंस देख के आप समझ लो। क्योंकि आज आपके पास इतने सवाल होते हैं कि आप बेसिक बुक्स नहीं बना पाते हो, या आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। तो डिस्ट्रैक्ट मत होना। बेसिक बुक जैसे HCV, यूरोडोव सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर आपने ये सब कर लिया है, उसके बाद आप दूसरी चीज़ों पे जाओ। ऑलराइट। तो यहाँ पे देखो, अगर पुली x नीचे जाएगा तो अगल बगल कितना धागा फ्री होगा, 2x। तो ये 2x किसको मिल जाएगा? ये 2x मिल जाएगा रॉड को, है कि नहीं? अब एक कंडीशन ये भी होती है कि जो थ्रेड है उसको टाइट होना है, टाइट रहना है, हमेशा हमेशा टाइट रहना है, ठीक है? तो रॉड 2a से चलेगा। तो पुली जब x नीचे आ रहा है तो रॉड 2x जा रहा है, मतलब पुली का एक्सेलरेशन a है तो रॉड का 2a है। मतलब कि जो बॉब हैंगिंग है उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, a। उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, a। ठीक है, समझ आ रहा है तुम लोगों को? दो नहीं समझ आया ना, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, लेकिन इतना भी टफ नहीं है। सिंपल सी चीज़ें हैं, समझ में आ ही गया होगा ऑब्वियसली, है ना? तो हमने क्या मान लिया कि देखो, बॉब ऊपर जा रहा है। हमने क्या मान लिया, बॉब ऊपर जा रहा है, देखो ऊपर, इस तरीके से, ठीक है? तो अभी इक्वेशन लिखते हैं, देखते हैं क्या मानते हैं फिगर में। तो देखो, रॉड का जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो कंसीडरिंग इट एज अ रिजिड बॉडी एंड कॉन्सेंट्रेटेड एट इट्स सेंटर ऑफ मास। मैंने जैसे तुम्हें बताया था कि रोटेशन के पहले जितने भी चैप्टर हैं उसमें हम हर रिजिड बॉडी को एक पॉइंट मास की तरह मान सकते हैं। द पॉइंट मास which is situated at the center of mass, which is situated at the center of mass, right? क्योंकि
तो यहाँ हमारे पास दो इक्वेशन आ गए। जो रॉड का इक्वेशन लिखा था उसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई करके उसको 2t माइनस 2mg इज इक्वल टू 4ma बना दिया। अब फिर इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करेंगे और सिंपली हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? तो एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आ जाएगा यहाँ से इस अच्छे तरीके से। तो अब सवाल में कुछ बचा नहीं है। सवाल का मेन जो पॉइंट था वो कंस्ट्रेंट था। कंस्ट्रेंट तुमने सॉल्व कर लिया। न्यूटन्स लॉ लिखना था, वो तो आसान सी बात है। ठीक है, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? m इंटू ए। नेट फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए, न्यूटन्स सेकेंड लॉ। ठीक है, नेट रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। अब यहाँ पे देखिए ए जो है तो ए की वैल्यू क्या आ गई? जी इंटू ईटा माइनस 2 बाई ईटा प्लस 4, है ना। साथ में सॉल्व भी करते रहो। एक 43 मिनट्स का ये सेशन है। 43 मिनट्स तुम मेरे साथ फिज़िक्स सॉल्व कर लेते हो तो तुम्हारा दिन का कोटा पूरा हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप 11th के स्टूडेंट हैं, अगर आप इवन 12th के स्टूडेंट हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर आप रिपीटर हो तो आपका रिवीजन हो जाएगा, आप पढ़ लोगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो ईटा की वैल्यू 1.8 दी हुई है तो डाल देंगे तो यहाँ से आपका ए की वैल्यू आ जाएगी। नेगेटिव आया है, नेगेटिव आया है मतलब कि हमने डायरेक्शन अपोजिट मान लिया। ऑपोजिट मान लिया हमने, किधर मान लिया? बॉब को। हमने बॉब को नीचे जाते हुए माना, जो कि एक गलत है डिसीजन। एक्चुअली में बॉब जो है ऊपर जा, बॉब जो है वो किधर जा रहा था? बॉब जो है वो ऊपर जा रहा था। ठीक है, हमने क्या लिखा? ईटा एम जी माइनस क्या लिखा? 2t, है कि नहीं। लेकिन बॉब जो है किधर जा रहा है? ऊपर जा रहा है। तो क्या लिखना चाहिए हमें? 2t माइनस ईटा एम जी। तब जो है जो एक्सेलरेशन का आंसर है वो पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया है। अब हम क्या करेंगे कि हम विथ रिस्पेक्ट टू रॉड चले जाएंगे। विथ रिस्पेक्ट टू रॉड, तो रॉड रेस्ट पे आ जाएगा, है कि नहीं। जो तुम्हारा फ्रेम होता है वो रेस्ट होता है। तुम्हें जिस फ्रेम में बैठे रहते हो तुम्हें वो रेस्ट पे दिखता है, ठीक है ना। जैसे तुम बाइक पे बैठे हुए हो और बाइक थोड़ा सा टिल्ट होके अगर तुम व्हील को देखते हो तो वो तुम्हें सिर्फ ऐसे से गोल गोल घूमते हुए दिखाई देगा कि नहीं। प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ, है कि नहीं। तो जिस फ्रेम में आप रहते हो आपको रेस्ट में दिखता है। जैसे आप कार में हो, कार मूव कर रहा है, कार के अंदर आप एक बॉल को फेंकते हो तो वो सिंपली एक प्रोजेक्टाइल की तरह दिखेगा। लेकिन बाहर से जो देखेगा उसके लिए वो सिचुएशन अलग होगा, समझे। तो ये एक स्टेटमेंट याद कर लीजिए, योर फ्रेम इज़ ऑलवेज रेस्ट फ्रेम, योर फ्रेम इज़ ऑलवेज रेस्ट फ्रेम। तो रॉड रेस्ट पे आ गया उसको, तो बॉल को जो है नीचे वाले एंड से ऊपर वाले एंड तक जाना है। तो कितना रिलेटिव एक्सेलरेशन हो गया? 3g/29 विच इज़ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो हम इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हैं। हम इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा देंगे तो L इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी ज़ीरो क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट करेगा। L की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, 1 मीटर दी हुई है। तो ये सब डाल दो वैल्यू, रिलेटिव एक्सेलरेशन डाल दो, ठीक है ना। रॉड के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, रॉड के रेस्पेक्ट में सब कुछ क्या आ गया है? रॉड रेस्ट पे आ गया है और सिर्फ बॉल जो है ऊपर आते हुए दिखाई दे रहा है। बॉल जो है ऊपर आते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? चीज़ों को सॉल्व कर लीजिए। अगर एक अच्छा सवाल रिलेटिव को कॉन्सेप्ट को यूज़ किया है और न्यूटन्स लॉ तो है ही और कंस्टेंट भी है। तो 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स यू आर नीडेड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन: कंस्ट्रेंट, रिलेटिव मोशन एंड न्यूटन्स लॉज, न्यूटन्स सेकेंड लॉ स्पेसिफिकली। ऑलराइट, अगर इन तीनों में से कोई भी आपका कमज़ोर है तो मुझे डर है कि आपसे सवाल नहीं होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? आया कि नहीं? ऑलराइट। तो टाइम निकाल लीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन है। कितना आंसर आएगा इसका? सवाल को आपको ध्यान से पढ़ना, यूरोडॉप सवाल करना बहुत ज़रूरी है। आप सॉल्व करिएगा तो पर्सपेक्टिव मिलता है कि आईआईटी कैसा सवाल पूछता है, एडवांस कैसा सवाल पूछता है, मेंस कैसा सवाल पूछता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपके सामने वैल्यू आ गई 1.37 सेकेंड, जो कि आंसर 1.4 दिया हुआ है कि यूरोडॉप की किताब में, तो सही है।
तो यहाँ पे अब नेक्स्ट सवाल करते हैं। यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट सवाल आपके सामने आने वाला है 1.81। इसको भी करते हैं, इसके बाद एक और सवाल करेंगे, वो भी इससे रिलेटेड ही होगा बट थोड़ा सा डिफरेंट होगा। दोनों ही लंबे सवाल हैं। ये थोड़ा इजी वन है 1.81। तो 3 सवाल करके आज ये सेशन को एंड करेंगे। होपफुली आप मेरे साथ यूरोडोव सॉल्व कर रहे हो। यूरोडोव के बाद क्रोटोव का भी नंबर आने वाला है, तो उसको भी सॉल्व करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड, ठीक है। तो अगर आप किसी भी क्लास में हो, 11th 12th या 13th, आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल है ये सेशन। तो मेरे चैनल को फॉलो करते रहो, फ्रेंड्स को भी बताओ। यहाँ पे देखिए, इस तरीके से एक प्रिज्म है, उस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है और प्रिज्म जो है स्लाइड करके किधर जा रहा है, स्लाइड करके किधर जा रहा है, राइट साइड, ठीक है। और ग्राउंड जो है स्मूथ है, प्रिज्म का सरफेस भी जो है स्मूथ है, प्रिज्म का सरफेस भी जो है स्मूथ है, ठीक है। तो फ्रिक्शन का टेंशन कहीं लेना नहीं है। तो तुम्हें बताना है कि एक्सेलरेशन ऑफ द प्रिज्म कितना होगा, एक्सेलरेशन ऑफ द प्रिज्म कितना होगा। तो सबसे पहले इस सवाल को बताने के लिए तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि प्रिज्म का एक्सेलरेशन करा कौन रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। प्रिज्म का एक्सेलरेशन करा कौन रहा है, बहुत बड़ा सवाल है। अगर ये आपको आता है तो आपका न्यूटन्स लॉज अच्छा है। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ऑलराइट, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे। तो नॉर्मल जो है, देखो उस ब्लॉक के कारण नॉर्मल जो है उस सरफेस के परपेंडिकुलर आएगा, नॉर्मल जो है उस सरफेस के परपेंडिकुलर आएगा। तो नॉर्मल का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिख रहा होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट दिख रहा होगा, है कि नहीं। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आ गया, एन साइन अल्फ़ा। तो हॉरिजॉन्टली तो प्रिज्म पे बस यही फोर्स लग रहा है, एन साइन अल्फ़ा ही लग रहा है, ठीक है। तो यही रिस्पॉन्सिबल होगा प्रिज्म के हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन के लिए। तो एन साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू m1 इंटू a1 वेर m1 इज़ द मास ऑफ द प्रिज्म। तो एक इक्वेशन आपको मिल चुका है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल का वैल्यू फाइंड करना है कि नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी। तो नॉर्मल का वैल्यू हम एक ही तरीके से फाइंड कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, प्रिज्म के उस पर चले जाएंगे, फ्रेम में, प्रिज्म के फ्रेम में चले जाएंगे। तो प्रिज्म के फ्रेम में चले जाएंगे तो जो ब्लॉक है ना, वो सिर्फ स्लोप के अलॉन्ग स्लाइड करते हुए नीचे नीचे जाते हुए दिखेगा। क्लियर है, स्लोप पे स्लाइड करते हुए नीचे जाते हुए दिखेगा सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, जितना भी होगा वो बस नीचे जाते हुए दिखाई देगा और स्लोप के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो रेस्ट पे होगा, है कि नहीं। तुम इमेजिन करो, फिजिक्स इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ इमेजिनेशन। तो imagine that you are standing on the prism, and you are watching the block sliding downwards along the slope. What you are observing along the normal direction to the slope, that the box is not moving, right। बॉक्स मूव नहीं कर रहा है, मतलब कि उसके अलॉन्ग जो फोर्सेस होंगे वो बैलेंस्ड होंगे। अरे समझ आ रहा है कि नहीं। तो देखो तुम्हारा फ्रेम क्या है, इनर्शियल नॉन इनर्शियल, इनर्शियल नॉन इनर्शियल क्या है, नॉन इनर्शियल क्या है, नॉन इनर्शियल, ठीक है। जब भी मैं तुमसे पूछता हूँ क्या है या सवाल पूछता हूँ तो तुम मन में जवाब दिया करो, ताकि थोड़ा जो ना इंटरैक्टिव लगे, है कि नहीं। तो सूडो फोर्स लगेगा, सूडो फोर्स हमेशा फ्रेम के एक्सेलरेशन के ऑपोजिट लगता है, एंड दैट इज रिटन एज सिस्टम का मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। m2 इंटू a1 सूडो फोर्स आएगा, कॉम्पोनेंट ले लिया जाएगा। m2 a1 का नॉर्मल के लॉन्ग कॉम्पोनेंट क्या आएगा, m2 a1 साइन अल्फ़ा। तो देखो नॉर्मल डायरेक्शन के लॉन्ग जो है बैलेंस फोर्सेस क्रिएट करने के लिए जितने भी ऊपर के फोर्स हैं बराबर नीचे के फोर्स, तो n प्लस m2 a1 साइन अल्फ़ा, n प्लस m2 a1 साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू m2g कॉस अल्फ़ा। n प्लस m2 a1 साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू m2g कॉस अल्फ़ा। n प्लस m2 a1 साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होगा, m2g कॉस अल्फ़ा। तो क्या यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, m2g कॉस अल्फ़ा माइनस ma a1 साइन अल्फ़ा, है ना।
तो जो ऊपर वाला इक्वेशन लिखा था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स था n sin अल्फ़ा, उसको हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे m2g cos अल्फ़ा माइनस m2a1 sin अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा n sin अल्फ़ा इज इक्वल टू m1a1, है ना, जो प्रिज्म का लिख के आया था। तो प्रिज्म वाले इक्वेशन को यूज़ करके और जो प्रिज्म के फ्रेम में जो हमने ब्लॉक का लाइक न्यूटन्स लॉज लिखा अलोंग द नॉर्मल डायरेक्शन टू द स्लोप, उसको यूज़ करके हमने जो है फाइनली एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल ली है। तो यहाँ से तुम्हें एक और चीज़ पता चला कि देखो एक्सिस कोई भी ले लो, एक्सिस कोई भी ले लो, न्यूटन्स लॉज जो होते हैं कंपैटिबल होते हैं। तो देखो सबसे पहला जो प्रिज्म का इक्वेशन लिखा वो हमने हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस लिया, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस लिया। उसके बाद जो है हमने दूसरा इक्वेशन लिखा वेड्स के फ्रेम में, उसमें हमने वाई एक्सिस जो है प्लेन के परपेंडिकुलर ले लिया और एक्स एक्सिस प्लेन के पैरेलल लिया। तो इस तरीके से जो है तुम्हारा ये पता चलता है कि न्यूटन्स लॉज जो हैं वो क्या होते हैं, कंपैटिबल होते हैं। और किसी भी फ्रेम से लिखिए वो लाइक उसका जो फॉर्म है, उसका मैटर है, वो सेम ही आएगा। समझ आ रहा है? तो a1 की वैल्यू आपके सामने आ गई m2g cos अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा बाई m1 प्लस m2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सामने आंसर आ गया है। ये सवाल हो गया है सॉल्व। अच्छा सवाल। अब इसके बाद हम करेंगे 1.82। तो देखो 1.82 फिगर सबसे जो लोएस्ट जो फिगर है, जो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे है, वो फिगर है उसका। तो उस फिगर को देखो और 1.82 क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। अब इसमें ये भी प्रिज्म का ही सवाल है, बट इसमें एक वॉल और पुली को इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो अब यहाँ पे कैसे, तो यहाँ पे देखिए आपके सामने फिगर बनाते हैं और सवाल को चालू करते हैं सॉल्व करना। मेरे साथ पढ़ते जाओ यार, ये मेरे को भी मोटिवेशन मिलते रहता है, कमेंट करते रहो। ठीक है, तो और यूरोडो और भी एफर्ट लगाऊंगा मैं। ऑलराइट, देखिए इट्स टू वे प्रोसेस। देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। कोई भी चीज़ होती है तो विन विन सिचुएशन होना चाहिए दोनों पार्टी के लिए। तो आपके लिए विन विन सिचुएशन क्या है कि आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, अच्छा कॉन्सेप्ट मिल रहा है, ठीक है, सारा कुछ रीजनिंग वाइज समझाया जा रहा है, कनेक्ट किया जा रहा है। मेरे लिए क्या है फ़ायदा कि मुझे जो है मोटिवेशन मिल रहा है, लाइक मेरे काम को अप्रिशिएशन मिल रहा है। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये आपका ट्रायंगुलर वेड्ज है। यहाँ पे फिर से नॉर्मल आएगा। जस्ट पिछला सवाल इसीलिए लिया क्योंकि ये सवाल समझ में आया आपको। तो नॉर्मल यहाँ पे आएगा, नॉर्मल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा n साइन अल्फ़ा। तो अब जो है ना ट्रायंगुलर वेड्ज पे हॉरिजॉन्टल फोर्स सिर्फ n साइन अल्फ़ा नहीं होगा, बल्कि t और t कॉस अल्फ़ा भी होगा। देखो इधर, तो t प्लस n साइन अल्फ़ा माइनस t कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू m इंटू a। राइट, तो यहाँ पे अब टेंशन फोर्सेस भी आ गए। तो यहाँ पे देखो n साइन अल्फ़ा प्लस टी माइनस ऑफ टी कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू एम ए हो गया। क्योंकि देखो वेड्ज जो है ना वो धागे से भी खींच रहा है, तो जो अलोंग द स्लोप धागा है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा, टी कॉस अल्फ़ा आएगा टुवर्ड्स लेफ्ट। और जो टी है, जो तुम्हारा जो धागा है पैरेलल टू द ग्राउंड है ना, वो टेंशन लगाएगा राइट साइड ऑन द, and n sin alpha is already in the right side, so there are two forces in the right side, n sin alpha and t. So n sin alpha plus t gets added, minus of t cos alpha is equal to system का mass into acceleration m into a. all right, तो इस तरीके से न्यूटन्स लॉ फॉर द वेड्ज कंप्लीट हो गया है। कंस्ट्रेंट से तुम्हें और पता चलेगा, जो कि देखो ऑलरेडी फिगर में बता रखा है, कि अगर वेड्ज जो है ट्रायंगुलर वेड्ज x हॉरिजॉन्टली मूव करता है तो उतना ही धागा फ्री होगा, और वो किसको मिल जाएगा, तुम्हारे ब्लॉक को मिल जाएगा। तो वो स्लोप पे स्लाइड करते हुए x नीचे आएगा, मतलब कि विथ रेस्पेक्ट टू वेड्ज उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, a ही होगा, अगर वेड्ज का एक्सेलरेशन a है। समझ आ गया, कंस्ट्रेंट समझ आ गया। तो विथ रेस्पेक्ट टू वेड्ज चले जाओ
या विथ रिस्पेक्ट टू प्रिज्म चले जाओ और जो ब्लॉक है उसका तुम फ्री बॉडी डायग्राम लिख दो। तो फ्री बॉडी डायग्राम लिखोगे तो देखो यहाँ पे तुम्हारे सामने कर रहा हूँ। तो देखो वेट जब क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है। वेट जब क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो सूडो फोर्स आ जाएगा। नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो सूडो फोर्स आ जाएगा। कैसे आता है, फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट। और लिखते कैसे हैं, सिस्टम का मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, राइट। तो देखिए आपको ऑलरेडी पता है कि एम जी साइन अल्फा डाउनवर्ड द स्लोप होगा, एम जी साइन अल्फा डाउनवर्ड द स्लोप होगा, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल के अलॉन्ग, नॉर्मल के अलॉन्ग एम जी कॉस अल्फा होगा। तो ये सारे कॉम्पोनेंट्स तो आप जानते हो। उस तरीके से एम ए होगा, ठीक है। तो एम ए जो सूडो फोर्स है वो किधर लगेगा, लेफ्ट वर्ड्स लगेगा। एम ए का कॉम्पोनेंट आ जाएगा डाउनवर्ड द स्लोप एम ए कॉस अल्फा, और नॉर्मल के अलॉन्ग एम ए साइन अल्फा आ जाएगा, ठीक है। तो अगेन वही काम कर रहा हूँ जो पिछले सवाल में किया था, इसीलिए दोनों सवाल को साथ में लिया है ताकि आपको समझ में आ जाए, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आगे नॉर्मल लिखा आएगा ऊपर, नॉर्मल। तो नॉर्मल की वैल्यू निकालनी होगी क्योंकि नॉर्मल की वैल्यू ऊपर यूज़ हुआ है ना, वेट्स के न्यूटन्स लॉ में। तो नॉर्मल की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, एम जी कॉस अल्फ़ा माइनस एम ए साइन अल्फ़ा। along the normal things are at rest, along the normal to the slope n plus mg cos n plus ms sin alpha is equal to mg cos alpha, n plus ms sin alpha is equal to mg cos alpha। थोड़ा सा लेंदी सवाल है, लेंदी कैलकुलेशन होगा, लेकिन आपको करना है तो कर रहे हो कि नहीं, साथ में करो। सिर्फ देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ये पढ़ाई लिखाई का फील्ड है, मेंस एंड एडवांस। आपका दिमाग तभी काम करेगा जब आप सवाल को सॉल्व करिएगा। या तो मेंटल कैलकुलेशन करो या तो कॉपी पे लिखो, ठीक है। प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। समझ आ रहा है, जोक नहीं है ये, मैं बार बार बोल रहा हूँ। यू विल हैव टू बी सीरियस, यू विल हैव टू बी सीरियस, दिस इज अ सीरियस स्टफ, ठीक है। एम जी साइन अल्फ़ा प्लस एम ए कॉस अल्फ़ा क्या आ गया तुम्हारा, माइनस टी। ये कौन सा आ गया तुम्हारा, डाउनवर्ड द स्लोप। डाउनवर्ड द स्लोप हम जो ब्लॉक है उसका न्यूटन्स लॉ लिख रहे हैं, तो हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि वो नीचे जा रहा है। सीन्स अगर वेट राइट साइड जाएगा ए एक्सेलरेशन से, तो उतना ही एक्सेलरेशन से जो ब्लॉक है वो स्लोप पे डाउनवर्ड स्लाइड करेगा, ठीक है। तो एम जी साइन अल्फ़ा प्लस एम ए कॉस अल्फ़ा डोमिनेट करेगा, माइनस टी टेंशन है वायर में, इज इक्वल टू क्या होगा, एम ए मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारी, एम जी साइन अल्फ़ा प्लस एम ए कॉस अल्फ़ा माइनस ऑफ एम ए आ जाएगा, माइनस ऑफ एम ए आ जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नॉर्मल की वैल्यू भी आ गई और टेंशन की वैल्यू भी आ गई, नॉर्मल की वैल्यू भी आ गई और टेंशन की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। इन दोनों को हम यूज़ कर लेंगे वेट्स का जो हमने न्यूटन्स लॉ लिखा था उसमें यूज़ कर लेंगे। तो नॉर्मल डालेंगे। अब देखो बड़ा सा टर्म आ जाएगा, बड़ा सा, बहुत सारे टर्म आएंगे यहाँ पे, तो सबको एडजस्ट करके फाइनल आंसर आएगा। तो ये एक सवाल कई कॉन्सेप्ट को सिखाता है। कंस्ट्रेंट सिखा दिया तुम्हें, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सिखा दिया, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। इसीलिए सवाल, इन सब सवालों को सिस्टमेटिकली और एक फ्रेमवर्कड वे में करना बहुत ज़रूरी है, और तुम्हारे फिज़िक्स के सोच के लिए ज़रूरी है, ठीक है ना। ये तुम्हारे बेसिक्स इम्प्रूव करता है। जब तक बेसिक्स आपका अच्छा नहीं होगा, इम्प्रूव नहीं होगा, तब तक आप सवाल को कर ही नहीं पाओगे, हैंडल ही नहीं कर पाओगे। बिल्कुल ही ये शॉर्ट चीज़ है कि नहीं। तो यहाँ से फिर एन और टी की वैल्यू डालेंगे तो देखिए आगे बाकी के और क्या टर्म्स है वो आ जाएंगे आपके सामने।
तो n का वैल्यू डाल दिया हमने, फिर t की वैल्यू डालेंगे तो t क्या आ जाएगा, एम जी साइन अल्फ़ा प्लस ऑफ एम ए कॉस अल्फ़ा माइनस ऑफ एम ए आएगा। फिर t को डालना है कॉस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करके, तो माइनस, अब सारे टर्म जो है कॉस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होके आएंगे, तो एम जी कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, एम जी कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा माइनस एम ए कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस एम ए कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, एम जी कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा माइनस एम ए कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस एम ए कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और फिर माइनस एम ए कॉस अल्फ़ा, माइनस माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस एम ए कॉस अल्फ़ा। ठीक है, प्लस एम ए कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू एम कैपिटल एम इंटू ए। तो ये सारे टर्म्स आ गए। अब सबको एडजस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए सबको एडजस्ट करने के बाद तुम्हारे पास क्या आ गया, देखो 2 ma कॉस अल्फ़ा प्लस 2ma इज इक्वल टू एम जी साइन अल्फ़ा आ गया है कि नहीं। साथ में सॉल्व करोगे ज़्यादा फील आएगा, मेरे बोलने से तुम्हें ज़्यादा समझ में नहीं आने वाला है। ये सॉल्व करने वाला सवाल है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए है ये। ठीक है, तो प्रैक्टिस एंड गेट इनटू द गुड कॉलेजेस। दिस इज़ द सिंपल फंडा, देयर इज़ नो शॉर्टकट। शॉर्टकट इन लाइफ विल किल यू बैडली। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखिए आपके सामने ये सारा सॉल्व होके आ गया है। एक्सेलरेशन जो है एम जी साइन अल्फ़ा, एक्सेलरेशन को कॉमन ले लो, एक्सेलरेशन को कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, 2m प्लस 2m माइनस 2ma 2m कॉस अल्फ़ा 2m माइनस 2m कॉस अल्फ़ा प्लस ऑफ m। ठीक है, अब यहाँ पे आप जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या जो भी है, एम जी साइन अल्फ़ा बाई 2m कॉमन ले सकते हो, 2m कॉमन ले लिया हमने तो 2m 1 माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस कैपिटल M। तो दिस इज़ द आंसर, एक्सेलरेशन ऑफ द वेज, यही माना था।